गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। और आज का जो हमारा एपिसोड है इस पेज पर 15वां एपिसोड है। और आज के इस 15वें एपिसोड में हमारे साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर चर्चा करने के लिए जो हमारे मेहमान हैं आज यहाँ पे और जो वक्ता हैं, उनको ऐसे तो उनको इंट्रोडक्शन की या परिचय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार झारखंड ही नहीं देश और देश के बाहर भी इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हुए हैं कि इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बताती हूँ कि आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है श्री बिंदु भूषण दुबे जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बिंदु भूषण दुबे जी जी नेशनल प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान के, और देश भर में एक जाना माना नाम है जिन्होंने पर्यावरण, प्रकृति, सृष्टि और विभिन्न जो बाकी जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर के ये इनके जो कार्य हैं उनसे हम सब अवगत हैं। इन्होंने 700 से ज्यादा कार्यक्रम जो है वो पर्यावरण संबंधित कराए हैं, जो हम स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसके बाबत। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनके जो कार्य हैं वो हर क्षेत्र में इन्होंने जो है बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, और देश विदेश में इनका नाम है। और कभी ये मिडिल ईस्ट देशों के सफर पर होते हैं ऐसे ही कार्यक्रम और चर्चा परिचर्चा के लिए, कभी यूएस में होते हैं, कभी यूके में होते हैं। और यहाँ से झारखंड से आप अगर हम देखते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हों की मतलब जिन्हें ऑक्सफोर्ड हिंदू सेंटर जैसे प्रतिष्ठित जगह पे अपना वक्तव्य देने का मौका मिला होगा। और हमारे बीच जो आज यहाँ पे वक्ता है, इन्होंने अपना वक्तव्य हिंदू जो ऑक्सफोर्ड हिंदू सेंटर है वहां दिया है, और इसके साथ साथ देश विदेश के जो प्रतिष्ठित जो संस्थान है वहां इनका आना जाना होता रहता है। और ये एक्टिविस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ओजस्वी बहुत ओजस्वी वक्ता है, साइकोलॉजिकल हीलर है, स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे काम करते हैं। और अभी ये लगे हुए हैं 5वें महाकुंभ के आयोजन में, जो कि प्रकृति के ऊपर केंद्रित होगा। इसके साथ साथ जब हम पुरस्कारों की बात करते हैं तो विभिन्न ऐसे पुरस्कार हैं जिनसे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, जिनसे इन्हें नवाजा जा चुका है, जैसे कि अनसंग हीरो अवार्ड ग्रामालय के द्वारा जो है इन्हें दिया गया है। और आज लोगों के डिमांड पर ये एक बार फिर हमारे समक्ष उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। और जो हमारा आज का विषय है वो है वैश्विक महामारी कोरोना में बच्चों की देखभाल कैसे करें विषय पे। आज हमारे जो यहाँ पे गेस्ट हैं, अतिथि हैं, आदरणीय श्री बिंदु भूषण दुबे जी, वो अपना वक्तव्य रखेंगे, अपने विचार हमसे साझा करेंगे। तो अब आप सबका समय नष्ट किए बिना मैं सीधे आपको जोड़ती हूँ आदरणीय बिंदु भूषण दुबे जी के साथ, और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि अपना जो वक्तव्य है उसकी वो शुरुआत करें। और इसके बाद मैं जब प्रश्न उत्तर का समय आएगा और या लोगों के संदेश पढ़ने का, तब मैं वापस आऊंगी। तो जो कार्यक्रम की कमान है वो अब आपके हाथ में है। बिंदु भूषण दुबे जी, मैं अब अंत में आऊँ। नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे बोल रहा हूँ। मैं आभारी हूँ बहन शकुंतला जी का, जिन्होंने इतने अधिक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने इस फेसबुक पेज लाइव से बोलने का अवसर दिया। वर्तमान कोरोना संकट जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुआ और दुनिया के 215 देशों में फैलता चला गया। आज की अगर भारत की बात करें तो आज 19 जुलाई को 7 महीनों में दिसंबर से प्रारंभ होकर जुलाई के बीच सिर्फ भारत में
10 लाख से अधिक कोरोना के मरीज हो गए हैं। ऐसे परिस्थिति में हर कोई परेशान है, पूरी दुनिया ठहर सी गई है, लोगों का काम रुक सा गया है। दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, निम्न आय खेती किसानी, मजदूर से ऊपर के तबके के छोटे छोटे काम करने वाले लोग, कुटीर घरेलू उद्योग में काम करने वाले लोगों के काम बंद से हो गए हैं। हर व्यक्ति परेशान है और इस परेशानी के दौर में वह खुद परेशानी से दिन रात भिड़कर रूबरू हो रहा है, लड़ रहा है, अपने आप को संकट से उबारने का प्रयास कर रहा है। इन बीमारियों के बीच बचता बचाता हर शख्स अपने आप को ऊपर इससे अलग रखकर खुद को चुस्त और दुरुस्त रखने का प्रयास कर रहा है। ऐसे परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि इस वैश्विक महामारी में हम बच्चों की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले हम बच्चों को 3 भाग में बांटते हैं। अबोध बालक, 4 या 5 साल से छोटी उम्र का बालक जो अभी स्कूल के दहलीज पर कदम नहीं रखा है, रखने वाला है, 1 से 4 साढ़े 4 साल तक का बालक। दूसरी श्रेणी हम रखते हैं 5 साल से लेके 12, 13, 14 साल तक का बालक, जिसे छोटा बच्चा या बालक कह सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में मैं रखता हूँ 14 से 18, 19, 20 साल के बालक जो पिछले हफ्ते 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिजल्ट से पास हुए हैं। सबसे पहले पहली श्रेणी के बालक में अबोध बालक के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप माँ बाप छोटे बच्चों की हरकतों पर दिन रात ध्यान दें। बाजार की चीजों से बचें। बच्चे को, जो बच्चा 1-1.5 साल का है, उससे लेकर के 5 साल तक के बच्चे को दुकानों के चीजों को खिलाने से बचें। वर्तमान समय में छुआछूत के इस रोग में हर चीज जो बाजारू चीज है वह किसी न किसी रूप से संक्रमित है। यदि उसमें कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं भी है तो प्रदूषण का प्रभाव है। बंद बोतल की चीजें, पेय पदार्थ, लाल पीली हरी नीली रंग की बिकने वाली सैकड़ों आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों को किसी भी कीमत पर अपने बच्चों के मुंह में आने न दें। ये पहला संकल्प लें। आप बच्चा जिद करता है, थोड़ी सी तंग करता है, आप उसे चुप कराने के लिए आइसक्रीम, चॉकलेट, डब्बा बंद प्लास्टिक के खाने पीने की चीजें मुहैया कराते हैं, उससे आप बचें। साथ ही साथ बच्चे को जिद्दी प्रवृत्ति में उसके साथ भावनात्मक व्यवहार करें। कई माँ बाप अपनी जिंदगी से परेशान हैं, बेहाल हैं, अपनी नौकरी जाने से चिंतित हैं। नौकरी नहीं भी गई है तो ज्यादातर लोगों की नौकरी संकट में है, मजदूरी बंद है। ऐसे में बच्चा तंग करता है तो कई माँ बाप कड़ा व्यवहार करते हैं, अपना गुस्सा बच्चे पर उतारते हैं, मारपीट करते हैं और इससे बच्चों के ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है। बच्चों के ऊपर मारपीट का नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ आपके मानसिकता में भी नकारात्मकता हावी होती है। नेगेटिविटी आपके मानसिकता को, आपके मेंटल स्टेटस को और अधिक प्रभावित करता है। मारपीट के माहौल से बचें। बच्चों के ऊपर में शारीरिक अत्याचार कानूनी तौर पे तो अपराध है ही है, आध्यात्मिक तौर पर भी उचित नहीं है। आप यदि किसी बच्चे को थप्पड़ से मारते हैं, हाथ पकड़ के मारते हैं, तो उससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्थिति में दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है, आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति में समानांतर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। आप संकल्प लें कि चाहे जितनी भी परेशानी है, आज जो परेशानी आई है कल चली जाएगी। ऐसे परेशानी से हम बच्चे को प्रताड़ित करना बंद करें। कई माताएं से मेरी बात होती है,
जिनके पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, 2 साल 3 साल का बच्चा खिलौना लेने से, टीवी देखने से, मोबाइल चलाने से, दुकान से बंद कुछ चीज लेने से जिद करता है, तो माँ बाप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं और हाथ पैर चलाना शुरू करते हैं। ये बेहद गलत है। आप बच्चे का दिल जीतने का प्रयास करिए, बच्चे को प्यार से गोद में उठाइए, उसे डाइवर्ट करिए अपने मानसिक स्थिति से, बच्चे को किसी और क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपका बच्चा दुकान बंद कोई चीज मांगता है, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि दुकान के टॉफी से बेहतर टॉफी चलो मैं बना कर देती हूँ। आप उसको रसोई में ले जाइए, गुड़ में गोल मिर्च बनाकर थोड़े से गुड़ को कूट लीजिए और काली मिर्च के 4 दाने को कूट कर छोटी छोटी गोली की टॉफी बनाइए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाइए, एक अच्छे टॉफी के शक्ल का वो गोल गुड़ की चक्की, गोल गुड़ की गोली जिसमें 2 गोल मिर्च होगी, गुड़ का 5 ग्राम का एक ढेला होगा, साथ ही साथ उसमें आप थोड़ी सी एक लौंग भी मिला सकते हैं, चुटकी भर थोड़ी सी काली नमक मिला सकते हैं, उसका एक गोल तैयार करें, बच्चे को खिला दें। बच्चा अगर कोल्ड ड्रिंक्स मांगता है, जिद करता है, तो आप उसे घर में मीठा खट्टा काढ़ा दे सकते हैं। थोड़ी आधी चम्मच हल्दी गर्म पानी में तैयार कर थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला सकते हैं, थोड़ी सी उसमें दालचीनी के टुकड़े मिला सकते हैं। बच्चे को प्यार से कह सकते हैं कि घर में बना हुआ ये पेय है, ये आपको ताकत देगा। तुलसी की 4 पत्तियाँ, 2 लौंग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ या मिश्री मिलाकर बच्चे को पिलाने की आदत अगर आप डालते हैं, तो बच्चे की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता में, एनिमिटी में विकसित करेगा, विकास होगा और बच्चा परफेक्ट बनेगा। बच्चे को रात को सोने से पहले दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के बच्चे को पिलाना जरूरी है, बच्चा प्रसन्न रहेगा। ज्यादातर बच्चे दुकान में चाइनीज और अन्य पदार्थ से बने हुए फास्ट फूड खाते हैं, उनके पेट ठीक नहीं रहते हैं, उनके पेट पर ध्यान दीजिए, गर्म पानी पिलाइए, काढ़ा पिलाइए, पेट ठीक होगा। और 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ज्यादातर बच्चे चिप्स कुरकुरे जैसी चीजें खाते हैं। हम पुरानी बातों को घर के याद करें। क्या हम घर में काला नमक, थोड़े बहुत मंगरेला, अजवाइन जैसी मसाले जो घर के होते हैं मिलाकर बच्चे को थोड़ा कुरकुरा सा निमकी बनाकर उस चिप्स के जगह पर दे सकते हैं क्या? अगर पोटैटो चिप्स बच्चा दुकान का मांगता है, तो आप उससे उसको दूरी बनाइए, उसको कहिए कि ये जो चिप्स है, यह चिप्स तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पैकेट प्लास्टिक बंद चिप्स में इसके अंदर केमिकल मिला हुआ है। आप घर में आलू को काट कर, उबाल कर, काट कर उसका चिप्स बनाकर बच्चे को घर में खिलाने का प्रयास करिए। सभी चीज का ऑप्शन है, परंतु आपको थोड़ा परिश्रम करके बच्चे को एक दूसरे धारा की ओर ले जाना होगा। मैंने 4 से 5 साल तक के अबोध बालक की बातें आपको कही। अब हम चलते हैं उस बालक को जो मिडिल क्लास का बच्चा है, यानी कि 5 साल से पहली कक्षा से लेकर 9वीं 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाला बालक, जो सुबह उठता है और ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल का रुख करता है। पहले से ही मोबाइल रेडिएशन की वजह से, उसके ऊपर से निकलने वाली नकारात्मक किरणें, नेगेटिव लाइट्स की वजह से बच्चों के आंखों पे और मस्तिष्क पे बुरा असर डाल रहा था। इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस जो अचानक 26 मार्च 2020 के बाद बच्चों को स्कूल के तरफ से एक फरमान आया, अप्रैल के प्रथम सप्ताह से, कि अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर के। पूरा भारत देश और भारत देश की शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन क्लासेस के लिए कभी सोची भी नहीं होगी, तैयार भी नहीं थी, अभिभावक भी तैयार नहीं थे। सबसे पहली तो समस्या ये आई कि लॉकडाउन में यदि किसी के घर में
एक स्मार्टफोन है और 2 बच्चे उसके घर में हैं, तो वो दोनों बच्चों में से कैसे पढ़ाए। फिर पिताजी जो काम पे जाते थे तो माँ और पिता के स्मार्टफोन को मिलाकर दोनों बच्चों के सामने मोबाइल उपलब्ध कराई गई। जैसे तैसे जब लॉकडाउन टूटा तो 2 बच्चों के सामने 2 ऑनलाइन क्लासेस के लिए 2 बच्चों को अलग अलग मोबाइल टेलीफोन दिया गया। वर्तमान परिस्थिति में ये एक संकट बन के उभरा है। 30 मिनट बच्चा पढ़ता है, 30 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट के बच्चे को छुट्टी मिलती है अगले क्लास के लिए। बच्चे का आंख लगातार 30 मिनट तक मोबाइल में रहने के बाद उसके आंख में पहले से जो पड़ी हुई 30 मिनट की किरण है, अभी रेडिएशन है, उससे बच्चा उबरता भी नहीं है कि फिर 10 मिनट के बाद उसे नया क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। 4 क्लास 5 क्लास यानी कि 120 मिनट से लेकर के 150 मिनट तक 2.5 घंटे 3 घंटे एक मासूम बच्चा 5 साल से 15 साल के उम्र के बीच का बच्चा दिन रात मोबाइल का रेडिएशन आंख में झेल रहा है। इस नेगेटिविटी से मैं भी चिंतित हूँ, क्योंकि ये आंख पे जो सीधा असर कर रही है बच्चे के आंख को है, साथ ही साथ बच्चे के आंख को खराब करने के साथ साथ मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। आर यू लिसनिंग मी? जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, हेलो। साफ आ रही है। जी हेलो। बच्चे को नकारात्मकता पैदा कर रही है ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे को 30 मिनट के क्लास के बाद आप एक्सरसाइज कराना सिखाइए। 10 मिनट का जो अंतराल है, बच्चा जैसे ही निकलता है 30 मिनट के क्लास के बाद सबसे पहले बच्चे के आंख को ठंडे पानी से धुलाना सिखाइए। फिर बच्चे को गर्दन को एक्सरसाइज कराना, रोटेट करें 1 मिनट दाहिने और 1 मिनट बाएं। इसके बाद आंख को धोने के पश्चात बच्चा आंख की भी एक्सरसाइज करे और खुली खिड़की से या खुले आसमान की तरफ दूर दूर तक देखे, जिससे बच्चे के आंख में जो नेगेटिव इफेक्ट आई है वो दूर हो सके और 10 मिनट के बाद पुनः बच्चा अपने नए कोर्स के लिए तैयार हो। जैसे ही उसकी पूरी पढ़ाई दिन की खत्म होती है उसे मोबाइल से दूर करें, टेलीविजन से दूर करें। एक मासूम आंख 2 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा किसी भी कीमत पर अपने कैपेसिटी में रेडिएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके आंख की देखभाल जरूरी है। 2-2.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद दिन भर बच्चा क्या करता है, माँ बाप को इसमें नजर रखनी चाहिए। बच्चा क्या खाता है, उसके आंख को वो विश्राम करता है कि नहीं, क्या कंप्यूटर मोबाइल या अदर नेटवर्क से वीडियो गेम से वो जुड़ा हुआ है। यदि जुड़ा हुआ है तो आप बच्चे को उससे दूर रखें। यदि बच्चे को आप 2.5 घंटे के ऑनलाइन पढ़ाई के बाद भी मोबाइल देते हैं तो उसकी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक है। बच्चे को दूर करिए और सामान्य पढ़ाई के लिए एक रूटीन बनाएं। शाम के समय घंटे 1.5 घंटे तक बच्चा अपने किताब को पढ़ रहा है कि नहीं, कर्सिव राइटिंग वो ठीक प्रकार से राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान टीचर से उसको जो डायरेक्शन या डिक्टेशन मिलता है उसको बामुश्किल वो 30 मिनट में कुछ नोट करता है, परंतु घर के अंदर रेगुलर मैथमेटिक्स, हिंदी या अन्य लिटरेचर की प्रैक्टिस वो लिख कर रहा है कि नहीं। जीवन में अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लिखने का है, पढ़ने से ज्यादा लिखने का है। जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ लिखता है और लिखने के साथ साथ उसे चिंतन करता हुआ अपने दिमाग में बिठा कर लिखता है, उसकी लेखनी हमेशा उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। उसकी याददाश्त मजबूत होती है, उसकी लिखावट सुंदर होती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान
उसकी आंखों के देखभाल पर विशेष ध्यान दें। ये रहा मिडिल मध्यम उम्र के बच्चों पर। बच्चे से कभी भी बहस न करें। बच्चा इरिटेट होता है घर में बैठे बैठे, वो अपने स्कूल को याद करता है, स्कूल के दोस्तों को याद करता है, स्कूल को मिस करता है, स्कूल के इन्वायरमेंट को मिस करता है। उसे रोज अपने स्कूल की याद आती है, स्कूल के बाग बगीचे दोस्तों की याद आती है, टीचर्स की याद आती है। घर में अकेला कुंठित हो रहा है बच्चा, पर आज के इस माहौल में उसे घर में कोई मानसिक दबाव, उस प्रेशर में वो न रहे, डिप्रेशन में ना जाए, इसीलिए 24 घंटा माँ बाप चौकस रहे बच्चा समय पर सोता है कि नहीं। उससे भी ज्यादा जरूरी है बच्चा टॉयलेट जाता है कि नहीं। बच्चा टॉयलेट जाता है तो उसका पेट साफ है कि नहीं। इन सब विषयों पे आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। उसका पेट अगर गड़बड़ है तो उसे उसके अनुसार अच्छा बेहतरीन पौष्टिक खाना दें, गर्म पानी दें, दलिया दें, ताकतवर चीजें दें, जिससे बच्चे के शरीर में सकारात्मक प्रभाव पड़े। बच्चा रात तक जागता तो नहीं है, अगर जागता है तो आप उसे प्रेरित करें कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जो जल्दी सोता है बच्चा और जो जल्दी उठता है वह एक बहुत विद्वान, कुशल और बेहतरीन इंसान बनता है। ऐसी प्रेरणा बच्चे को दे कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठे। अमूमन एक रूटीन अगर बन जाए कि रात में 10 बजे बच्चा सो जाता है और सुबह के 5 बजे तक 8 घंटे नींद के बाद उठता है, तो बच्चे की जिंदगी के लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है। प्रतिस्पर्धा के दौर में, वाद विवाद के दौर में बच्चे को कभी भी किसी हॉट डिस्कशन का, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा झंझट वाद विवाद, इसके बीच में कभी भी न बिठाएं, न पढ़ने दें। माँ बाप भाई बहन के बीच, बड़े लोगों के बीच यदि कोई गंभीर चर्चा हो रही है तो उससे बच्चे को दूर रखें। बच्चे की पढ़ाई पे पूरी तरह ध्यान दें, उसके भोजन पे ध्यान दें, उसके दिनचर्या पे ध्यान दें। घर में रहकर स्वतंत्र मानसिकता में वो जी तो रहा है, लेकिन सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं, ये जरूर करें। आजकल की माताओं से मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूँ, आपने अपने जिंदगी में जो चीज हासिल नहीं किया, आपके मन में एक भावना आती है कि हम किसी कारणवश ये हासिल नहीं कर सके, मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरा बेटी ऐसा बने। ये जरूरी नहीं है, पर महत्वपूर्ण विषय ये है कि आपके अनुरूप अगर बच्चा नहीं बन रहा है तो प्रतीकात्मक भाव में न लेकर रंजिश का शिकार बच्चों को न होने दें। खुद प्रसन्न रहें। तकलीफ है, आर्थिक मंदी है, परेशानी है, नौकरी छूट गई है, कोई बात नहीं, एक दिन अच्छे दिन आप जरूर लाएंगे भगवान। आप उसके अनुसार परिश्रम करिए, परमात्मा से प्रार्थना करिए और बच्चे को सापेक्ष दृष्टिकोण, पॉजिटिव वे में सोचने को प्रेरित करिए। खुद भी प्रेरित रहिए, प्रसन्न रहिए और बच्चे को प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। मैं तीसरे श्रेणी की ओर आता हूँ। पिछले हफ्ते 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा के परिणाम आए। कुछ बच्चों ने अव्वल हासिल किया और कुछ बच्चे संतोषप्रद मार्क्स लेकर आए और कुछ बच्चे निम्न मार्क्स लाए। जो बच्चे संतोषजनक मीडियम मार्क्स लाए और जो बच्चे कम मार्क्स लाए, उनके ऊपर पारिवारिक सामाजिक बोझ डालना बंद करिए कि तुम तो फिसड्डी हो, तुम तो 60% अंक लाए, देखो पड़ोसी का बच्चा 90% अंक लाया, देखो तुम्हारी चचेरी बहन पिछले साल 95% लाई थी, देखो तुम्हारा मौसेरा भाई इस साल 96% मार्क्स लाया और तुम महज 65% लाए, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इस तरह की भावना से बचिए। बच्चे को ये यातना मत दीजिए, ये कागज का एक सर्टिफिकेट ही सब कुछ है। ठीक है, रिजल्ट लाना, अच्छे रिजल्ट लाना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन अंतिम जरूरी नहीं है। ये याद रखिएगा, जो 98% लाए हैं, जिंदगी में सर्वाधिक
सफल सिर्फ वही होंगे, वो जरूर सफल होंगे, पर सिर्फ वही होंगे, ये सोच को अपने मन से निकालिए। 96%, 96% लाने वाला बच्चा कहीं ऐसा हो सकता है कि 66% वाले बच्चे से नीचे रहे। केवल बच्चे को पॉजिटिव डायरेक्शन में सही रास्ते पर लेकर चलने का प्रयास करिए। आज जो बच्चा ठोकर खाया है, आपने सुना होगा, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर कोई बच्चा 60% लाया है और कुंठित नहीं हुआ 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में, और जो बच्चा 95% लाया है, 95% लाया है, और उसे सब लोगों ने इतना अधिक इनकरेज कर दिया, इतना अधिक बधाई दे दिया कि उसे तो लगा पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं टॉपर हूँ, मैं 97% लाया हूँ, मुझे तो IAS बनना है, मुझे तो IIT बनना है। इस किशोरा अवस्था में ये सोच भी गलत है। जहाँ पे ईगो आकर ठहर सी जाती है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना अधिक डेवलप हो जाता है, घर परिवार के लोग मिठाई खिलाने लग जाते हैं, समाज के लोग बुके देकर आशीष देने लग जाते हैं, और बच्चे के 15, 16, 17 साल की उम्र में अगर ईगो विथ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 96% लाया हूँ, मैं 98% लाया हूँ, अब तो IAS और IIT और मेडिकल ये सब कुछ मेरे लिए बहुत आसान है, तो वहाँ से उसका पतन प्रारंभ होता है। पर 66% लाने वाला बच्चा अगर प्रतिबद्ध है कि आज मुझे ठोकर लगी है, मैं अपने आप से संकल्प लेता हूँ, दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि एक दिन परिश्रम करके IIT, IAS, IPS जैसे प्रतिस्पर्धा परीक्षा में मैं टॉप हो सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे वो 66% लाने वाला बच्चा आज के फेलियर को कुचल कर परिश्रम करेगा और एक दिन सार्थक परिणाम आके सर्वाधिक सफल होगा। मानसिक यातना देना, मेंटल टॉर्चर करना, बच्चे को बंद करिए, उसे प्रोत्साहित करिए, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा 60% आया, 50% आया, तुमको परिश्रम करना है। क्या ये जरूरी है कि 96% लाने वाला साइंस पढ़ के IIT में चला जाएगा और वहां से टॉप कर जाएगा? ठीक है, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि एक 50% पढ़ने वाला विद्यार्थी या 60% लाने वाला विद्यार्थी अगर आगे अच्छे से पढ़ाई करता है, आज के ठोकर को वो चैलेंज मान लेता है कि मैंने 60% अंक लाया है, कल को मैं बेहतर करूंगा, और आने वाले समय में वो परिश्रम करता है और करते करते UPSC और प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट कमीशन में टॉप करता है, तो ये भी तो हो सकता है कि वह एक दिन IAS बनकर उस इंजीनियर का बॉस भी बन सकता है। ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स बच्चे के अंदर भरना जरूरी है। साथ ही साथ बच्चे को सिमिलरली रोजमर्रा की जिंदगी में पिछले फेलियर को, पिछले कम अंक को भुलाकर हौसला को बढ़ाते हुए नई ऊंचाई पर ले जाने का रास्ता बतलाना है, मार्ग प्रशस्त बनना है। याद रखिए, आप बच्चे के माता पिता हैं, अब वो समय बीत गया, आप बच्चे के माता पिता हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटा उसको अपने अनुसार चलाएंगे। एक बार बच्चे के दोस्त बनने की कोशिश करिए। आप बच्चे के दोस्त बन गए, बच्चा आपसे प्यार करने लगा, दोस्ती करने लगा, तो अपने हर दर्द गम, अपनी हर कमी को आपसे वो शेयर करेगा, और जब बच्चा आपको अपना दोस्त मान लेगा, लेकिन बच्चा यदि आपको अपना बाप और डिक्टेटर मानने लगेगा, माँ और डिक्टेटर एडमिनिस्ट्रेटर मानने लगेगा, तो बच्चा काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाएगा। उसे सही रास्ते में ले जाने के लिए प्यार से उसके पीठ को थपथपाइए, सहलाइए, वो निश्चित तौर पर सफलता के कदम चूमेगा। मैंने 3 भागों में बच्चों को बांटा। 5 साल से पहले के बच्चे, मध्यम उम्र के बालक 6 साल, 5 साल, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे, और किशोर से युवा होते हुए बच्चे 14-15 साल से लेकर 18-20 साल के बच्चे, इन सभी बच्चे आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। आप इनसे
दोस्ताना व्यवहार रखें, प्यार से व्यवहार करें, चैलेंज को चैलेंज के रूप में ले और बच्चों को कड़ाई से पेश ना आए। बच्चों के सारे गलतियों को उनको प्यार से समझाएं। जो बच्चे ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाते हैं उनके आँखों में क्या प्रभाव पड़ेगा, आँखों की रोशनी कम होगी, मानसिकता मेमोरी उनकी कमज़ोर होगी, न्यूरो पे इफ़ेक्ट करेगा। इन सब बातों को बच्चों को बताएं, उन्हें समझाएं कि शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम भविष्य में बेहतर नहीं कर पाएंगे। जब बच्चे इस बात को समझ जाएंगे तो वो खुद ही मोबाइल का नाजायज प्रयोग नहीं करेंगे। फिर बच्चों को बताएं दुकान की चीज़ें, प्लास्टिक बंद पेय पदार्थ, खाने पीने की बाजारू चीज़ें आपके हेल्थ को बर्बाद कर सकती है और हेल्थ खराब होगा तो आप भविष्य में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्चे को समझाने की ज़रूरत है और समझाने के साथ साथ घर में वैसी ऑप्शन देने की कोशिश करें। बाजारू नाश्ते को, बाजारू खाने पीने की चीज़ों के बजाय घर में कोशिश करें कि बच्चे को घर में कुछ ऐसे चीज़ घरेलू बनाकर रसोई में दिया जाए कि उससे बच्चा अट्रैक्ट हो और उसी के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। पढ़ाई के साथ साथ ऊंची सोच, सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक सोच, अनुशासनात्मक डिसिप्लिन्ड लाइफ, गुड बिहेवियर, स्माइलिंग फेस, इन सब विषय पर चर्चा करें। आचरण अच्छा रखना क्यों जरूरी है, व्यवहार में मधुरता और मुस्कुराहट कितना जरूरी है। मुश्किलों से जब भी मिलना, आसान होकर मिलना, देखना मुश्किल आसान होकर रह जाएगा। आप बच्चे को जिस दिन ये सिखला देंगे कि whenever you meet with a challenge, with a trouble, be cool and meet with a trouble with full smile and jolly mood, you will feel that all trouble has finished and it's become so easy. मुश्किलों में अगर आप घबराते हैं तो मुश्किल और बढ़ जाते हैं। अगर मुश्किलों में शांत चित्त होता है, आपका चित्त का संधान करिए, अपने मन को साफ, स्वच्छ, शांत रखिए, विचलित न रखिए, सफलता मैदान मार लेगी। और बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप जो इस वैश्विक महामारी में परेशानी को जूझ रहे हैं, आत्ममंथन करिए, मन में सोचिए कि ये परेशानी है तो केवल मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है। फिर आत्मविश्लेषण करिए कि अगर हमारी नौकरी छूट गई है, हमारी आमदनी कम हो गई है तो बदले में हम क्या कर सकते हैं। फिर आत्मविश्लेषण के साथ साथ उस दिशा में इम्प्लीमेंट हो जाइए, उसमें कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए। सबसे पहले कार्यक्रम बनाइए कि हम कुछ काम कर सकते हैं क्या। कार्यक्रम बनाने के बाद कार्य योजना बनाइए, उसकी प्लानिंग करिए और फिर लास्ट में क्रियान्वयन करिए, इम्प्लीमेंटेशन, उस काम को परिपूर्ण करने में एड़ी चोटी एक कर दीजिए। निश्चित सफलता मिलेगी, आपका जीवन सफल सुखी होगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बच्चों के साथ प्रसन्न रहना सीखिए, बच्चों को खुश रखना सीखिए, बच्चों के साथ गंभीर वार्तालाप बंद करिए। झगड़ा, झंझट, हल्ला, चिल्लाहट, इसको अपने घर में दफन कर दीजिए। प्रसन्नता को लाने हेतु प्रयास करिए। मौन, शांत होकर अपने आप से, अपनी आत्मा से और अपनी आत्मा के माध्यम से परमात्मा से वार्तालाप करने का प्रयास करिए। सब कुछ बदला बदला सा लगेगा। सफलता या असफलता आपके हाथ में है, शांति या अशांति आपके हाथ में है, प्रसन्नता या क्रोध आपके हाथ में है। आप क्या चाहते हैं। चित्त की शांति और चित्त की अशांति दोनों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि चित्त की शांति के लिए आप प्रयास करते हैं तो आपका चित्त शांत होगा, मन शांत होगा और संपूर्ण वातावरण शांत होगा। बिंदु भूषण दुबे को आज के लिए इजाजत दीजिए। विश्व में जो समस्या है, आप अपने घर के पीढ़ी को, अपने छोटे बच्चों को
संभाल कर रखिए। आपके छोटे बच्चे आपके भविष्य हैं, और सिर्फ आपके भविष्य नहीं है, आपके समाज, आपके राज्य, आपके देश के भविष्य हैं। उन्हें संभालना आपका परम कर्तव्य है। मधुरता का व्यवहार, प्रसन्नता का जीवन ही सफलता का राह बनाता है, सफलता का रास्ता देता है। वर्तमान की परेशानी को संपूर्ण जीवन की परेशानी कतई न समझें। आज की परेशानी कल खत्म होगी, एक नया सवेरा होगा, एक नया सूर्योदय होगा, और आपका जीवन प्रकाशमय होगा। आपके बच्चे का भविष्य सुखमय समृद्धशाली होगा। देश के गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने में आपकी संतान की बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बिंदु भूषण दुबे आपको नमस्कार करता है। वंदे मातरम। शकुंतला जी की ओर मैं पुनः स्टूडियो में चलता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतने जो जो विषय जिस विषय की चर्चा होनी वाजिब है इस वक्त में, उस पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने इतने सरल तरीके से दी कि जो भी हमारे यहाँ दर्शक हैं और श्रोता हैं वो निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित हुए हैं। और अब कुछ संदेश है आपके लिए जो मैं अभी स्क्रीन पे रख रही हूँ। संतोष संतोष कुमार सिंह जी हैं, आपको प्रणाम कह रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप तक? यार आपको संतोष संतोष कुमार सिंह जी हैं, आपको प्रणाम कह रहे हैं। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार संतोष जी। दूसरा, ये आपको संदेश देना चाह रहे हैं कि रांची में ही है ये। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आ रही है। चंदन मिश्रा जी आपको देना चाह रहे हैं कि रांची में ही है ये। जी, मैं रांची में हूँ संतोष जी। चंदन चंदन मिश्रा जी ने भी आपको प्रणाम कहा है। चंदन मिश्रा जी आपको चंदन मिश्रा जी ने भी आपको प्रणाम कहा है। नमस्कार चंदन जी। दूसरा संदेश अधिकरण प्रकाशन की तरफ से है, वो भी आपको प्रणाम कह रहे हैं। नमस्कार चंदन जी। दूसरा संदेश अधिकरण प्रकाशन की तरफ से है, वो भी आपको प्रणाम कह रहे हैं। जी नमस्कार। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो अब बीच में कुछ थमा था सिलसिला, अब जो है वो उसने फिर से जोर पकड़ लिया है। और ऐसे में घर में जो बच्चे हैं उनसे संबंधित जो जानकारी आज आपने दी है, उनसे संबंधित जो जानकारी आज आपने यहाँ दी है वो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और निश्चित तौर पे हमारे जो यहाँ दर्शक हैं, सिलसिला अब जो है उसने फिर से जोर पकड़ लिया है। और ऐसे में घर में जो बच्चे हैं उनसे संबंधित जो जानकारी आज आपने दी है, उनसे संबंधित जो जानकारी आज आपने यहाँ दी है वो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और निश्चित तौर पे हमारे जो यहाँ दर्शक हैं वो हमारे दर्शक लाभान्वित हुए हैं इससे।
लगता है कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से हमारा जो संपर्क था बिंदु भूषण दुबे जी से वो टूट गया है। अभी हम पुनः उन्हें जोड़ते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। जी जी। तो अभी कुछ ऑफलाइन प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। कई दफे ऐसा देखा जाता है परिवार में कि जो जी माता पिता है उन्हें जो मोबाइल टेलीफोन को लेकर के या जो लड़ाई झगड़े वाली जो बात है उन सब बातों पे वो बच्चों को तो डांटते हैं, लेकिन वो खुद जो चौबीसों घंटे जो है उसमें जितने घंटे वो जागते हैं उनके हाथ में वो मोबाइल फोन होता है और वो सारी चीजें खुद तो करते हैं, चाहे वो आपके अभिभावक के रूप में हो या शिक्षक के रूप में हो, जिसे आप अपना वहां पे रोल मॉडल मानते हैं या आइडल पर्सन मानते हैं। तो खुद तो वो सारे कार्य करते हैं जो वो कार्य बच्चों को करने से मना करते हैं। तो ऐसे में जो बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है वो बड़े विरोधाभास में रहते हैं और उनके जो संबंध है वो खराब होते जाते हैं अपने अभिभावक के साथ, अपने शिक्षकों के साथ या माँ बड़े बाप भाई के बहन। लिए, आज के माता पिता के लिए और बड़े भाई बहनों के लिए एक मेरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश है। सोशल मीडिया को चलाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीजों पे आज आज के युवा पीढ़ी, चाहे वो माँ बाप हो, बड़े भाई बहन हो, 15 साल 12 साल से लेके 50-55 साल के लोग अपने जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा गंवा रहे हैं। 8 से 10 घंटा लोग सोते हैं, विश्राम में रहते हैं 8 घंटा, बाकी का 8 घंटा जो काम करने के लिए 10 घंटा है, 5 से 4 से 5 घंटा दिनचर्या, नहाना धोना, खाना पीना, बाथरूम, आदमी 5 से 6 महत्वपूर्ण घंटा इस सोशल मीडिया पे बिता रहा है। ये गलत है। इसका प्रयोग कम से कम हो। Mobile is a system to communicate your most important factor or words before others, number one. Number two, फेसबुक को मैं बैन तो नहीं कर सकता, जरूरी माध्यम है। आजकल हम एक दूसरे के ऊपर में जो चीजें हैं उसको पहुंचाते हैं, परंतु कल्पना की दुनिया में ले जाकर फेक बुक की तरह इसका परिणाम सामने आ रहा है, जो बहुत ही डेंजर है। हमें एक समय सीमा बांधनी होगी, अपने आप को आचरण में ढालना होगा। थोड़ी देर सुबह शाम चलाया, पर यही प्रायोरिटी, गाड़ी में जा रहे हैं तो मोबाइल, किसी के साथ बैठे हैं तो मोबाइल, ये गलत है। आप डिसिप्लिन रहिए और दूसरे को डिसिप्लिन में रहने की प्रेरणा दीजिए। अगर ऐसी स्थिति रही जिस प्रकार से सोशल मीडिया चल रहा है, जिस प्रकार से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में भारत का 50% युवा मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन और आंख के डिजीज से ग्रस्त होगा, न्यूरो के प्रॉब्लम से ग्रस्त होगा। हमें शारीरिक तौर पर इससे बचना होगा। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अनुशासन में रहे तो सबसे पहले आपको खुद भी अनुशासित होना होगा और जिन एक चीजों घटना को। सुनाना जी चाहूंगा 1 मिनट का। जी ये बिल्कुल। घटना आजादी के पहले की है। गुजरात के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे। एक जी महिला आई और बोली, बापू मेरे बेटे को लेकर आई हूँ, 12 साल का बेटा था। ये सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में और शाम के भी नाश्ते में चारों टाइम चीनी अलग से खाता है। पर आपका इतना बड़ा भगत है, यदि आप इसको कह देंगे कि तुम चीनी खाना बंद करो, तो बच्चा चीनी नहीं खाएगा और चीनी भोजन में मिलाकर जो हम देते हैं उतना ही खाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद महिला फिर गई, कही कि बापू मैं वही हूँ जो चीनी, बच्चे को आप मना कर दीजिए, चीनी बुरी चीज है। खाने के साथ नाश्ते में सुबह अलग लेता है, दोपहर के खाने में अलग, शाम को अलग और रात को अलग। फिर गांधी जी ने कहा 15 दिन बाद आना। इस तरह से गांधी जी उसे 3 महीने तक बार बार बुलाते रहे। 7-8 बार बुलाने के बाद चौथे 5वें महीना में गांधी जी ने
कहा आ गई हो तो हाँ बैठो। उस बच्चे को बुलाया और बोला बेटा चीनी बहुत बुरी चीज है, तुम इसे मत खाओ। भोजन में मिलाकर जितना घर के रसोई में चीनी मिल जाती है जो दिखती नहीं है उससे खाओ, वो ठीक है। बच्चा ने कहा ठीक है बापू, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, आज से मैं अलग से चीनी लेकर नहीं खाऊंगा। बूढ़ी ने कहा बापू बड़ी खुशी हुई, अब ये नहीं खाएगा, पर बापू एक बात मुझे बताना, यही बात पहली बार आई थी तो आप तो बोल सकते थे 15 दिन बाद आना, ऐसा बोल के आप 7-8 बार 4 महीना क्यों समय लिए? इस पर बापू ने कहा कि मैं भी तुम्हारे बच्चे की तरह बहुत चीनी खाता था, मुझे छोड़ने में 4 महीना लग गया, अब मैं अलग से चीनी नहीं लेता हूँ, मुझे भोजन में मिला हुआ जो चीनी मिल जाता है उसी से संतुष्ट करता हूँ। शकुंतला जी, मैं तो वैसे अनुशासित हूँ, सुबह 15-20 मिनट ट्विटर देखता हूँ, मेल देखता हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप 30 मिनट समय का अभाव है, शाम को रहता हूँ, पर मैं इसके पीछे पागल नहीं हूँ, इसके बगैर भी रह सकता हूँ। और एक डिसिप्लिन है, सुबह मैं ध्यान करता हूँ, उस दरमियान मेरा मोबाइल का नेट बंद रखता हूँ। आप सभी से अपील करते हैं कि आप अपने ज़िंदगी के दरमियान, सोने के समय, पढ़ने के समय, पूजा करने के समय, खाना खाने के समय या पंक्चुअलिटी के साथ काम करने के समय मोबाइल से कोई रिश्ता न रखिए, सफलता आपके हाथ होगी। जी जी, ये बहुत बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करनी है और आप ये खुद तय करें कि जीवन का जो हिस्सा आप अपने परिवार के साथ और दूसरे काम करने में लगाना चाहते हैं वो आप उसमें लगाएं या फिर आप उसे व्यर्थ करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बाकी सब जगह पे जाके। अब एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अभी के समय में जब बच्चे घर में हैं और परिवार के लोग भी इक्का दुक्का जिनके ऑफिस जो है कार्यालय खुल गए हैं उनको छोड़ के बाकी सब लोग घर में हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो प्रारंभिक शिक्षा ले रहे हैं तो उनको ऑनलाइन कक्षाएं कराने के बजाय अगर उनके घर में जो बड़े लोग हैं वो अगर उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाई में कोई टेक्निकल चीज तो ऐसी होगी नहीं जो कि उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड आपको सब्जेक्ट का डिग्री होने की आवश्यकता है, कोई भी मैं पढ़ा आपकी सकता बात है। से सहमत हूँ, परंतु 5-6 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो 7 साल के बच्चे, नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट सेकेंड के बच्चे, एक तो माँ बाप दिनचर्या में उलझे हैं और ज्यादातर जी। बच्चे अपने माँ बाप से नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां पे गुरु वाला डर नहीं रहता, गुरु की दूरी नहीं रहती। ऐसे हम्म। परिस्थिति में मैं ऐसे बच्चों के लिए एक उदाहरण जरूर दे सकता हूँ कि माँ बाप प्रेरणा बनकर भारत की गौरवशाली परंपरा से उनका परिचय कराए। पूजा क्या है, पूजा करने से क्या फायदा है, गर्म पानी कैसे पीते हैं, अनुलोम विलोम किसको कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना क्या है, समय पर सोना कैसे चाहिए, हाथ पैर धोकर सोने का क्या फायदा है, सूर्य का दर्शन, सूर्य उगते हुए सूर्य के दर्शन का क्या जीवन में लाभ है। अगर ये सब चीज हम बच्चे को सिर्फ एक चीज ही सिखा पाए कि उगते हुए सूर्य के दर्शन के क्या लाभ हैं, आपके जिंदगी में चमत्कार आएगी। तो उगते हुए सूर्य का दर्शन का मतलब हो गया बच्चा सूरज उगने के पहले उठेगा। कुछ जाएगा। जी। अनुलोम विलोम का तात्पर्य हो गया उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके अनुलोम विलोम कर सकते हैं क्या, सांस लेना 20 बार और सांस छोड़ना, तो उसके जी। शरीर में नई हवा, ताजी ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन आएगा। सूर्य की फर्स्ट लाइट जब उसके बॉडी पे 5, 5:30 से 5:45 के बीच में पड़ेगी तो उसके शरीर में एक नई शाइनिंग और नई ऊर्जा आएगी। जो डिप्रेस्ड है, जो बीमार है, महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 5 बजे सुबह उठकर बाथरूम से आएं और बिना मुंह धोए 1 गिलास सुसुम पानी पिए। मुंह में जो रात भर का लार्वा एंजाइम भगवान ने बनाया होता है वो पेट में जाएगा, पेट के सिस्टम को ठीक करेगा और सूर्य का प्रथम दर्शन करके अनुलोम विलोम करें,
तो 90% बीमारी स्वयं समाप्त हो जाएगी। ये संदेश जी जी। तो कुल मिलाकर देखें तो आज की जो चर्चा थी हमारी वो बहुत सार्थक रही। आपने बहुत जो महत्वपूर्ण विषय थे उन सब पे जो आपकी राय है वो हम सबसे साझा किए। और इस बीच मैं देख रही हूँ कि एक और संदेश है गीता चौबे जी का, कह रही है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। और अभी हमारे जो गेस्ट हैं बिंदु भूषण दुबे जी, उन्होंने भी यही बात कही कि अनुशासन वाकई जरूरी है। और नमस्कार अगर करता हूँ गीता जी को। जी, और अनुशासन वाकई जरूरी है। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे अनुशासित रहें तो हमें सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी होगी। हमें खुद को अनुशासन के नियमों में बांधना होगा, उसके बाद हम दूसरों को अनुशासित कर सकते हैं। और अब जैसे कि हम देख रहे हैं अभी जो रोज तकरीबन रोज ही जो है वो गाइडलाइंस आ रही है, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, MHRD जो है, वहां से बच्चों की परीक्षाओं को लेकर कि किस तरीके से परीक्षाएं होनी है या नहीं होनी है। अब ऐसे में जो बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है या उनके अभिभावक के ऊपर जो प्रेशर है, उससे संबंधित वो क्या करें, चीजों को कैसे देखें। कई दफे ये जानकारी आई कि परीक्षाएं होनी है तो बच्चे खुश हो, नहीं होनी है तो बच्चे खुश हो गए, परीक्षाएं होनी है तो फिर से वो टेंशन और स्ट्रेस में आ रहे हैं। मोड जो है वो ऑनलाइन होगा, जो शायद वो जीवन में पहली बार देखेंगे इस तरीके की परीक्षाएं। तो इसके बाबत आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को और उनके अभिभावक जो हैं देखिए, उनको? ये जो गैजेट्स है, जो मोबाइल हैं, जी जो लैपटॉप है, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, जैसे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में मैं कहूँ भारत की व्यवस्था में हम इतने डेवलप नहीं हैं कि बच्चे को एक ऐसा गैजेट दे पाए कि जिससे कि बच्चे के आंख पे असर ना पड़े। वर्तमान में जितना मोबाइल, जितना गैजेट्स है, वह डेंजरस है। हमें जी आत्ममंथन करना होगा। रही बात परीक्षा लेने और नहीं लेने की, तो शिक्षकों को नए सिलेबस में ढालना होगा। बच्चों को सब्जेक्टिव की ओर न ले जाके ऑब्जेक्टिव पे बात करनी होगी। हमने 50 सवाल एक एक नंबर के पूछ लिए। उस 50 सवाल का हाँ ना, यस, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, ऐसे बच्चों के, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको भी ज्यादा सब्जेक्ट की तरफ ना ले जाएं। मान लीजिए एक बच्चे को 60 मिनट तक एक सब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव एग्जाम ऑनलाइन लेते हैं, वो बच्चा टाइप करके कर भी लेता है, तो उसके सेहत पे बहुत अच्छा असर नहीं पड़ेगा। भारत इस बात के लिए गैजेट के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन के तौर पे अभी तैयार नहीं है कि भारत में ऑनलाइन पढ़ाई जाए। सच बात अगर कहूँ, MHRD के लोग भी सुनेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, भारत में 70% बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस से दूर हैं। शहर में रहने वाले बच्चे, सबब में रहने वाले बच्चे, मैं तो मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट को लेता हूँ, झारखंड की राजधानी रांची को लेता हूँ। झारखंड की आबादी 3,40,50,00,000 है, 3.5 करोड़ के आसपास। जी यहाँ जो बच्चे लगभग पढ़ते हैं पूरे झारखंड स्टेट में, उनकी संख्या लगभग 40-45 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास पहली कक्षा से मास्टर डिग्री तक के बच्चे हैं। अगर हम उन बच्चों के गैजेट्स की बात करेंगे तो 80% बच्चों ने स्मार्टफोन नहीं देखा है। उनका क्या करें? ग्रामीण जी विकास, गांवों में रहने वाले बच्चों के हाथ में अगर हम स्मार्टफोन गैजेट्स पकड़ाते भी हैं तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। जी स्थिति बिल्कुल अलग है। अब हमें इस बारे में आगे ग्रो करना पड़ेगा। इस कोरोना ने एक चीज तो सिखा दिया है कि क्या गांवों में हम बच्चों को कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीज, ऐसा आईपैड दे सकते हैं जहां सभी की सभी किताब, ई बुक्स मौजूद हो। क्या गांव में हम एक कक्षा में 5 कंप्यूटर लगा सकते हैं जहां भविष्य में 5-5 बच्चों को एक एक घंटे में एग्जाम दिलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। हर बच्चा
स्मार्टफोन हैंडल करने की कैपेसिटी में फाइनेंशियली भी भारत में नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट कहूं, जो आपको सब कुछ इशारा करता है, भारत सरकार की तरफ से 80 करोड़ लोगों को 6 महीना तक मुफ्त में राशन देने की बात आखिर क्यों हुई? मतलब साफ है, 80 करोड़ लोगों के पास अनाज की समुचित व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए तो जब 6 महीने तक अनाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में स्मार्टफोन, लैपटॉप या अन्य गैजेट्स की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? जी। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको फिर से आगे सुझाव दे रहा हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या भारत में सफल हो रहा है? तो मैं कहूँगा 60 से 70% असफल हो रहा है। और वैसे कहूँगा 100% असफल क्यों हो रहा है? 60% तो असफल इसलिए है कि 60% बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर है तो स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात, अगर स्मार्टफोन अवेलेबल है तो उसे बच्चे ठीक से चलाना भी नहीं जानते हैं, ग्रामीण, रूरल और सबर्ब के बच्चे। अब 30 से 40% बच्चे के माँ बाप ने यदि स्मार्टफोन दे भी दिया तो उनका आंख खराब हो रहा है, उनका स्पाइनल कोड खराब हो रहा है, उनके न्यूरो पे इफेक्ट पड़ रहा है, उनके शरीर को बुरी तरह से ये फोन बर्बाद कर रहा है। सचमुच में यह त्रासदी का दौर है। हमें आत्ममंथन करना होगा। भारत के वैज्ञानिकों को ये सोचना होगा कि ऐसा कोई लैपटॉप, ऐसा कोई गैजेट बच्चों के बीच लाया जा सकता है क्या, जो सभी बच्चों को सबसे पहले सुलभता पूर्वक मिल जाए। मैं कैसे मान लूं 80 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में हम राशन देने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए भारत की आबादी 130-140 करोड़ है। इसका मतलब 50 करोड़ सक्षम है लोग भोजन करने में। जब 80 करोड़ लोग भोजन करने में सक्षम नहीं है, तो स्मार्टफोन चलाने में कैसे सक्षम होंगे? बहुत बड़े चिंता के दौर से मेरे जैसा आदमी गुजर रहा है। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। मैं ऑनलाइन क्लासेस के जस्टिस पे सवाल उठाता हूँ, इसके न्याय पे सवाल उठाता हूँ। एट प्रेजेंट सिचुएशन ऑनलाइन क्लासेस इज वाइबल? क्या सफलता पूर्वक ऑनलाइन क्लासेस देश में रन कर रहा है? तो मैं जवाब दूंगा नहीं कर रहा है। अगर 10-20% गार्जियन संतुष्ट भी हैं कि मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो मैं इसे खाना पूर्ति की संज्ञा दूंगा। और खाना पूर्ति की संज्ञा में भी बच्चे के आँख के कॉस्ट पर, बच्चे के हेल्थ के कॉस्ट पर रोज पढ़ाई के नाम पे 3 घंटा बच्चे को आँख में मोबाइल हम दे रहे हैं। ठीक से बच्चा टॉयलेट नहीं जा रहा है और मोबाइल लेके बैठ रहा है। ठीक से बच्चा खाना नहीं खा रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ जैसे टीचर का एपिसोड खत्म हो रहा है, बच्चा दूसरा गेम्स और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक और अन्य अन्य चीज़ों में खुद को उलझा के रखा है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे हमने बच्चे को जो हथियार स्मार्टफोन दिया है, उसका मिसयूज हो रहा है। ये बेहद गंभीर है। भारत जैसे देश में, भारत इतना एडवांस अभी भी नहीं है कि भारत 99% बच्चों को स्मार्टफोन देकर ऑनलाइन में पढ़ाकर मार्क्स से बात कर पाए। जी, बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। आप रांची से ताल्लुक रखती हैं, आप रांची से ताल्लुक रखती हैं। आपको रांची के बारे में ही एक बात बताऊं, रांची में कोरोना के हजारों हजार मरीज, 4-5 हजार मरीज झारखंड में आए। अभी तक कोरोना के नाम पर 300-350 बेड अवेलेबल है। फिर आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कैसे कर सकते हैं? कुछ बड़े स्कूल्स के बच्चे उनके गार्जियन के पास हैं। न्यायपूर्वक अगर पूछा जाए कि अगर मेरे बच्चे 2 हैं तो क्या 2 स्मार्टफोन एक्स्ट्रा मैं स्पेयर बच्चों के लिए कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। अभी मजबूरी है, हम घर में हैं,
बच्चे हमारे मोबाइल के साथ काम कर रहे हैं, पर क्या परमानेंटली हम बच्चों को स्मार्टफोन देने के पक्ष में हैं? मैं कतई नहीं। जी। क्योंकि मैं अपने बच्चों के आंख और ब्रेन के भविष्य को अगले 2-3 साल अगर मुझे कोई बोले कि आप स्मार्टफोन बच्चे को दे दीजिए, उसके जिंदगी को मैं इतने डेंजर जोन में लेके नहीं जाना चाहता। भगवान जो भी करे, शाम को मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, भविष्य में इस पे बात भी करूंगा सीबीएसई चेयरमैन से या एचआरडी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से कि ठीक है, ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि बच्चों को माँ बाप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऑनलाइन रोज ना भी पढ़ा पाए, जिसके पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि एक कॉपी का निर्माण बच्चे अपने घर में करें, व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन आए, माँ बाप के सुपरविजन में बच्चे एग्जाम लिखे और उसको ले जाके सेंटर तक पहुंचाया जाए। कुछ इस तरह की चीजें भविष्य में इनोवेट हो सकती है क्या? पर स्मार्टफोन देकर बच्चे को 24 घंटा इंगेज नहीं किया जा सकता। और एक सवाल का जवाब न तो मेरे पास है शकुंतला जी, न तो आपके पास है, न तो WHO के चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है कि कोरोना का ये संक्रमण का काल कब खत्म होगा। इसका जवाब किसी के जी। पास नहीं। जी। तरह तरह की अटकलें आना टेलीविजन पर कि वैक्सीन निकल गया तो 15 अगस्त को अनाउंस होगा। जब आएगा तब देखेंगे। अगर इतना आसान होता तो अमेरिका चुप बैठा नहीं सकता। मुझे कभी कभी हास्यास्पद स्थिति आती है कि भारत के छोटे शहर का नाम लेकर वैक्सीन निकल गया। अल्लाह दिन का चिराग नहीं है, बड़े बड़े देश के लोग लगे हैं। अब हमें इसके अंदर घुसकर इसके साथ संघर्ष करके नया जीवन जीने का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। पर मोबाइल से बच्चों का संपर्क हम उनके जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जी। तो अब हम हमारा जो निश्चित समय था उससे आगे ही कुछ बढ़ गए हैं और अब समय आ गया है कि हम कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चले। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज जो ये विषय था बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि वैश्विक महामारी जो ये फैली है कोरोना, इसमें हम अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें, हम कैसे उनके दिमाग को संतुलित रखें, उन्हें पढ़ाई के लिए भी हम जो है वो इनकरेज करें, किस तरीके से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये सारी जानकारियां आज अपने इस टॉक में, अपने वक्तव्य में आदरणीय बिंदु भूषण दुबे जी ने बहुत अच्छी तरह से रखी है। और निश्चित तौर पे हमारे जो भी दर्शक आज हमसे यहाँ जुड़े हैं वो सब इन सब बातों को सुनकर उनसे सहमति भी रख रहे हैं और लाभान्वित भी हुए हैं। तो मैं पूजा शुक्ला अपने इस पेज की तरफ से और अपने सभी दर्शकों की तरफ से धन्यवाद कहूंगी, शुक्रिया कहूंगी आदरणीय बिंदु भूषण दुबे जी को कि उन्होंने आज अपना जो कीमती समय है हमारे इस पेज के लिए दिया और उन्होंने इतनी सार्थक चर्चा इतने महत्वपूर्ण विषय पर की जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो लाभान्वित हुए। और हम फिर से आपसे ये वादा चाहेंगे कि अगली बार भी जब हमारी टीम आप तक पहुंचेगी किसी ऐसे ही विषय पे तो आप फिर से अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल कर हमारे इस पेज पर आएंगे और हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने जो आपके विचार हैं उनसे लाभान्वित करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुक्रिया कहूंगी, धन्यवाद कहूंगी, नमस्कार, जोहार कि आपने आज अपना समय यहाँ दिया। बहुत 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 शुक्रिया आपका। आभार। नमस्कार। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी आप मुखातिब थे आदरणीय बिंदु भूषण दुबे जी के साथ, जो जो अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान है उसके वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं और एक सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं और 5वें महाकुंभ के आयोजन में लगे हुए हैं। और बड़ी ही सार्थक चर्चा की उन्होंने आज हमारे साथ यहाँ पर कि इस वैश्विक महामारी कोरोना में हम अपने घर परिवार में जो बच्चे हैं या समाज में जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कैसे करें, क्योंकि कहा जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और जब बच्चा जो है बाल्यकाल में जब हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं, उसको कैसे रखा जाए, कैसे उसका रख रखाव हो, कैसे हम उसके दिमाग को पोषित करें, कैसे हम उसके शरीर को पोषित करें, इन सब चीजों पे जब हम ध्यान नहीं देते हैं और खास करके ऐसे समय में
जो कि महामारी का समय है। और अभी हम सब जो है इस बात से बिल्कुल दो राय नहीं रखेंगे, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखा है हमने कि जैसे ही 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हुए, हमें यह पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इतने ज्यादा वो अवसाद में थे, स्ट्रेस में थे, जिन्होंने अपने रिजल्ट तक को देखने का भी समय नहीं लिया और उन लोगों ने आत्महत्याएं की। तो इस तरह की प्रवृत्ति बच्चे में अचानक तो नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जिसको देख करके लगता होगा ऐसा कि बच्चा जो है अवसाद से ग्रसित है। अभी ये जो काल चल रहा है इसमें हर कोई परेशान है, किसी की नौकरी जा रही है, किसी के व्यापार में घाटा है, कोई घर में बंद बंद जो है वो अवसाद का शिकार हो रहा है। तो माता पिता को भी चाहिए कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बैठे और ठंडे दिमाग से उनको कैसे हल किया जाए इसके बारे में सोचे, न कि अपना सारा गुस्सा या स्ट्रेस जो है या फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने बच्चों पे निकाले। और साथ साथ बच्चों को भी ये चाहिए कि जो भी बातें उनके बड़े उन्हें बता रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए ये चीजें अच्छी हैं, बुरी है, बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर नहीं जाना है, तो बच्चों को भी इन सारी चीजों को समझने और मानने की आवश्यकता है। और अभिभावक को भी यह चाहिए कि जो बातें वो बच्चों को कहता है कि आप ना करें, वो स्वयं भी उन सब चीजों से परहेज करे। क्योंकि कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में खुद होना पड़ता है, तभी लोग जो है वो आपकी बात को मानते हैं और जो है जो समस्या है उस समस्या का हल हो सकता है और निराकरण हो सकता है। और इसी बीच में देख रही हूँ कि एक मैसेज आया है एसीएस सरिता पांडे जी का। उन्होंने लिखा है, गुड इवनिंग मैम, सो वेरी गुड इवनिंग टू यू सरिता, होप यू आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। और आप जो है अपना ध्यान रख रही हैं और घर परिवार के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रख रही हैं। तो अभी जो सबसे आवश्यक चीज है वो यही है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाना, बहुत अगर जरूरत हो, आवश्यकता हो तो बाहर निकले, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें और जो भी निर्देश है सारे निर्देशों का पालन करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो समय हो, चाहे समय अच्छा समय हो या समय बुरा समय हो, समय कभी एक जैसा नहीं टिकता। अगर आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। तो उस अच्छे समय में जो अच्छी चीजें हैं उनको इंजॉय करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए ये आवश्यक है कि इस बुरे समय में हम खुद को संभाल कर रखें, बचा कर रखें। तो जैसा कि आज के हमारे गेस्ट ने कहा कि खाने पीने की जहाँ तक बात आती है तो बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खाने दें, घर में ही ऐसी चीज़ें बनाएं जिसको खाकर बच्चे जो है वो, उन्हें ऐसा लगे ही नहीं कि बाहर की किसी चीज़ को वो मिस कर रहे हैं या उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपने जो गेस्ट थे हमारे यहाँ आज, आदरणीय बिंदु भूषण दुबे जी, हमारे इस पेज पे वो पहले भी आ चुके हैं और दर्शकों की मांग पर हम उन्हें एपिसोड दर एपिसोड जो है वो बुलाते रहते हैं, क्योंकि जिन भी विषयों पर वो यहाँ आकर अपना वक्तव्य देते हैं, बातें रखते हैं, उससे हमारे दर्शक लाभान्वित होते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ आदरणीय बिंदु भूषण दुबे जी को साथ, और इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे इसी पेज पर एक नए गेस्ट के साथ और करेंगे चर्चा ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर जिससे कि हम और आप दोनों लाभान्वित होंगे। तो इसी वादे के साथ मैं पूजा शुक्ला, मैं सीएस पूजा शुक्ला अब आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जोहार। गुड इवनिंग नीतीश जी, वेरी गुड इवनिंग।